नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आज बात करेंगे यूजीसी पर। पिछले महीने 13 जनवरी को यूजीसी ने एक इक्वलिटी अधिनियम या गाइडलाइन जो भी कहिए उसका आदेश जारी किया। वो ये था कि साहब, कैंपसेस के अंदर जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं वहां पर किसी भी एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, दिव्यांग इनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, इसकी शिकायत के लिए एक कमेटी। 13 जनवरी को ये लागू होता है। 15 जनवरी को सबसे पहली बार सोशल मीडिया पर यह अभियान शुरू होता है और केवल सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि कुछ कैंपसों से इसके शुरुआती विरोध के स्वर सुनाई दिए। 15 से 18 जनवरी तक ये चला। उसके बाद आई तारीख 19 से 22 जनवरी, जहां पर अलग अलग कैंपसेस में कई छात्र के समूहों ने इसका विरोध किया, लिखित ज्ञापन दिए, सोशल मीडिया में कैंपेन चला और प्रदर्शन की पहली घोषणा हुई इन्हीं समय। फिर एक और टाइमलाइन आपको बताता हूं। 23 से 25 जनवरी, जब यूजीसी के इस गाइडलाइन का विरोध सड़क पर निकला, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, फरीदाबाद और दूसरे तमाम शहरों में छात्र और युवा समूह यूजीसी के इन नियमों को हटाने की मांग करने लगे। फिर आई तारीख 26 जनवरी। 26 जनवरी में बरेली के पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने अपने प्रशासनिक पद से इस्तीफा दिया। हालांकि अब वो नेता बन गए हैं, एक नई पार्टी उन्होंने बना लिया है। चलते हैं जरा 27 से 28 इन 2 तारीखों में। इन 2 दिनों में विरोध का जो स्वर था वो और थोड़ा तेज हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीयू के आर्ट फैकल्टी के पास विरोध प्रदर्शन किया गया। यूजीसी मुख्यालय पहुंचे छात्र। पीलीभीत में सामान्य वर्ग के लोगों ने काले पट्टे, काले तिलक, सिर मुड़ाकर विरोध किया। इंदौर के डीए बीबी की करणी सेना ने नियमों के खिलाफ कड़ा विरोध किया। पटना में 300 से ज्यादा युवाओं ने रैली निकाली। उसके बाद ये मामला पहुंचा कहां? ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो वहां पर 2 जजेस की बेंच, जिसमें हमारे सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और उन्हीं के साथ जस्टिस जयमाल्या बागची ने 3 याचिकाओं की सुनवाई की और सुनवाई करते हुए इस पर स्टे दे दिया और रोक लगा दिया। क्या कहते हुए रोक लगाए, ये बड़ा आवश्यक है। उसके बाद हम व्यालोक जी का स्वागत भी करेंगे और बातचीत भी शुरू करेंगे। उन्होंने ये कहा कि ये साफ साफ नहीं है, अनक्लियर है। दूसरा, इसके दुरुपयोग की संभावना है। यही दोनों बातें जो इन 2 जजेस की बेंच ने, जिसमें सीजेआई साहब शामिल हैं, कहा यही मांग है कि साहब ये साफ नहीं है, इसमें क्लियर कीजिए कि क्या इसमें जनरल कैटेगरी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं, और अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो आप उसे कैसे रोक पाएंगे। अब जो मांग निकल के आ रही है वो बड़ी न्यायोचित मांग सुनाई देती है और है भी, मेरा ऐसा मानना है। कहा यह जा रहा है कि आप इस यूजीसी के नियम को और कड़ा कर दीजिए, लेकिन इसके दायरे में एसटी, एससी, ओबीसी, महिला, दिव्यांग सहित सारे स्कूल में या कॉलेजेस में पढ़ने वाले कैंपस के बच्चों पर लागू कर दीजिए। फेयर एंड फाइन। अब सवाल ये होता है कि इसकी अगली तारीख, अगली सुनवाई, आज 8 मार्च है, 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है। यानी अंतिम फैसला 19 मार्च की सुनवाई में आएगा या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो भी तारीख देगी उस दिन आएगा, या जब फैसला देगी आएगा। मामला कोर्ट में जाने के बाद अब इसके 2 पक्ष हैं। मैं दोनों पक्ष रखता हूं। पहला पक्ष यह है कि जब मामला न्यायालय में है तो फिर अचानक आज 8 मार्च को रामलीला मैदान में किसी रैली, किसी विरोध प्रदर्शन, किसी समूह के इकट्ठा होने की आवश्यकता क्या है, एक पक्ष ये कहेगा। मैं दोनों बातें आपके सामने रख रहा हूं। दूसरा कि इस देश में तमाम आंदोलन चलते रहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, भले 19 मार्च को इसकी सुनवाई हो, लेकिन अपनी आवाज अगर कोई एक समूह व्यक्त करना चाहता है तो पहले परमिशन दिया जाना, उसके बाद परमिशन कैंसिल कर देना। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। ये 2 बातें हैं, दोनों के अलग अलग रंग हैं। पहला ये
कि जब मामला कोर्ट में है, स्टे है, तो 19 मार्च तक प्रतीक्षा क्यों नहीं की गई? दूसरा पक्ष ये कि भले 19 मार्च की तारीख लगी हो, लेकिन क्या इस देश में किसी वर्ग को या किन्हीं वर्गों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी नहीं हासिल है? इस देश ने तमाम आंदोलन देखे हैं और हम दम भरते हैं कि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी है, और वो है, बिल्कुल है। कल वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति जब पहुंची और वहां पर जिस तरीके से आदिवासियों के एक वार्षिक आयोजन में डिस्टरबेंस पैदा किया वेस्ट बंगाल की सरकार ने, तो हम उसकी आलोचना इसीलिए कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला? ये दोनों जो पक्ष हैं, ये दोनों जो बातें हैं, इसको कैसे देखा जाना चाहिए, और क्या सरकार ने अनायास रूप से इस मामले को फिर से जिंदा कर दिया है? आइए स्वागत कर लेते हैं व्यालोक जी का और सीधे व्यालोक जी के पास चलते हैं। व्यालोक जी प्लीज। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को प्यार भरा नमस्ते, आपको प्रणाम, जय जय सिया राम। सर, हम लोगों ने एक वीडियो किया था इस पर और उसके बाद मैं चुप हो गया। आप भी अमूमन कम ही बोलते हैं, क्योंकि हम लोग शायद उन कम हिंदुओं में हैं जो बड़े खतरे को वास्तविक तौर पर नंगी आंखों से देख रहे हैं और उस खतरे के लिए एकजुट हो रहे हैं। आपने तो अपनी भरपूर जवानी में देखा होगा, मैंने किशोरावस्था में देखा है 1990 का वह दौर जब मंडल कमीशन लागू हुआ था। मेरी आंखों में आज भी इंडिया टुडे की वो तस्वीर जिस पर राजीव गोस्वामी लपटों में है और नीचे कोई कैप्शन भूल गया हूं, लेकिन वो तस्वीर अभी भी मैं रात को सोता हूं तो कई बार सपने में दिखती है, क्योंकि वो बालमन था, 11-12 वर्षों का था। इसके बावजूद मैं भी पहुंचा ठीक ठाक जगह, आप भी पहुंचे। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हम लोगों को यूरेशिया साइबेरिया कहीं भेज दिया गया। समस्या यह है हम भारतीयों की कि हम लोग मूल पर बात ही नहीं करते। यूजीसी का नया नियम आया, हो हुआ, जाहिर है उसमें आपत्तिजनक बातें थी, उन पर आपत्ति की गई, संज्ञान लिया गया और उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। मैं थोड़ी देर हारमोनियम लेके इधर उधर निकलता हूं। होली के रंग पड़ने से एक काली कनात की जज्बात आपा इतनी घायल हो गई कि माफी मांगने के बावजूद वो आधे घंटे बाद आती है 40-50 अपने जिहादियों के साथ, और एक बच्चे की जिंदगी चली जाती है, तरुण की। किस वर्ग का था वो? आइए जात जात खेलते हैं। खटीक था, खटीक। खटीक समझते हैं? मार्शल रेस जो आजकल सुन रहे होंगे ना, जिन कुछ लोगों ने सारे हिंदुओं की रक्षा की है, उसमें खटीक सबसे आगे रहते हैं। कानपुर में तो अद्भुत इतिहास है साहब। कानपुर में, बंगाल में, बिहार में, सब जगह अद्भुत इतिहास है इनका। वो था तरुण और उसकी जान ले ली गई। सलीम वास्तिक मात्र 7 दिन पहले जीवन और मौत के बीच झूल रहे हैं। आपकी अगली पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेगी कि नहीं लेगी, ये मेरे लिए मुद्दा ही नहीं है साहब। अगली पीढ़ी के सिर पर तन रहेगा, तन पर सिर रहेगा कि नहीं, ये मेरी चिंता है। मैं जिस तरह जय सिया राम बोलता हूं, त्रिपुंड लगा के घूमता हूं, क्या मेरे बेटे बेटियां घूम पाएंगे कि नहीं, मेरी चिंता ये है। मेरी चिंता ये है कि कोलकाता में एक चलते फिरते कंसर्ट को बंद कर दिया जाता है। मेरी चिंता यह है कि आपके यहाँ के लाखों मुसलमान खामनेई को अपना बाप बनाकर सड़कों पर उतर जाते हैं। मेरी चिंता यह है कि आपके यहाँ का मोहम्मदन अभी भी ईरान, टर्की और सऊदी अरब की विदेश नीति जैसी होती है वैसे ही चलता है। मेरी चिंता यह है कि ऑन कैमरा ये ज़ॉम्बीज बोलते हैं कि भारत से पहले फिलिस्तीन है, जिसको इन्होंने देखा भी नहीं। मेरी चिंता यह है कि बांग्लादेश में आप 23% से 8% हो गए हैं। मेरी चिंता यह है कि
1971 में 30 लाख बंगाली हिंदू मार दिए गए, 30 लाख साहब, 60 लाख यहूदी मारे गए। तो आप देख लीजिए कि दुनिया का क्या हाल हुआ। उससे मात्र आधी, और अभी तक हमारे जितने नरसंहार हुए हैं उसको तो भूल ही जाइए। तो मेरी चिंता ये है। अब आते हैं इस पर, सरकार किससे बनती है सर? राजनीतिक पार्टी से ना, राजनेता बनाते हैं। आपने जो लोकतंत्र का स्वरूप चुना है उसमें कई सारे दल होते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उसमें जो जीतता है वो बनता है। आप इसकी आलोचना कर सकते हैं, आप इस पर गलत बोल सकते हैं, लेकिन आप एक अवास्तविक भय को, जो होने वाला है, उसको इस परिमाण में इतना फुला के आप लगातार एक मसला जिंदा रखे हुए हैं। इसके पीछे आपकी क्या वजह है? अब सरकार है, राजनीति है, सरकारें कई काम करती हैं जिनका कोई जवाब आम आदमी के पास नहीं होता। जैसे अगर इन्होंने परमिशन मांगी थी, दे दी गई थी, तो अभी लास्ट मिनट में परमिशन रद्द करने का कोई तर्क नहीं। एक तर्क ये हो सकता है कि भाई प्रधानमंत्री आज मेट्रो वगैरह का उद्घाटन करने वाले हैं, एक रैली भी है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर। लेकिन क्या ये आपको पहले नहीं पता था? आप प्रधानमंत्री का प्रोग्राम 15 दिन पहले नहीं आता है क्या? आप उस समय कर लेते। ये सब केवल और केवल मिसकम्युनिकेशन से हो रहा है। और दूसरा, 12 वर्षों से जो चीज चली आ रही है ना सर, बहुत दर्द है पेट में, इकोसिस्टम के और डीप स्टेट के, कि भारत बचा कैसे हुआ है। पूरी दुनिया युद्ध की लपटों में है और भारत कैसे बचा हुआ है? भारत का सर्वनाश क्यों नहीं हो रहा है, सत्यानाश क्यों नहीं हो रहा है? जबकि हमने राहुल विंची, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, फलाना चिलाना, उधर के क्रिप्टो क्रिश्चियंस जो भी हैं, तमिलनाडु वाले, स्टालिन, उसका बेटा, हमने तो सबको लगा रखा है। डीप स्टेट तो ये पूछ रहा है ना, अपने चमचों से रिपोर्ट मांग रहा है। अच्छा, यूजीसी गाइडलाइन से अगर स्वर्णों और रजतों को इतनी दिक्कत होती तो कोई विपक्षी दल काहे नहीं एकदम आ जा रहा है? क्योंकि मेरा भी यही सवाल है। विपक्षियों को तो एक मसला चाहिए ना, कि भाई इस सरकार की चूल्हे हिलाओ। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, एक बयान तक नहीं है। क्यों? क्या वजह है? अरे हम ये समझते हैं कि सलीम वास्तिक पर तुम नहीं बोल सकते हो, तुम फलाने पर नहीं बोलोगे, तुम तरुण पर नहीं बोलोगे, तुम कन्हैया लाल पर, लेकिन इस पर क्यों नहीं बोल रही है विपक्ष की एक भी पार्टी? क्या वजह है सर? ये नहीं सोचना चाहिए। और अंतिम, फिलहाल के लिए अंतिम बात, कर्नाटक में यूजीसी का बाप कानून आ गया है, रोहित वेमुला एक्ट। कहां है हमारे स्वर्ण रजत लोग? चलो कर्नाटक यार, मैं भी चलूंगा। जब जात ही खेलनी है तो चलो, माथे पर पट्टा बांधो, यहां गुदवा लो अपना ही जात। मेरे लिए ये देश सबसे ऊपर है, ये मेरा धर्म सबसे ऊपर है, और इस पर कोई बकैती मैं नहीं सुनूंगा कि तुम फलानी जगह पैदा होते तो तुमको धर्म किसने बताया। अरे मैं जहां हूं, मेरे पूर्व जन्म के कर्म हैं, इसलिए मैं एक सनातनी पैदा हुआ हूं। सुन लो बात। तो देश और धर्म की रक्षा करनी है तो जात नामक इस संघारक चीज को मिटाना होगा, मिटाना होगा, मिटाना होगा। जी बिल्कुल। और आपने जो बात कही ना, अब वो मेरे जो दो बिंदुओं को मैंने सामने रखा था कि भाई जब 19 मार्च को इस पर सुनवाई है तो फिर 8 मार्च का मुहूर्त निकालने की क्या आवश्यकता? पहला। रही बात यह कि आपने परमिशन दिया, मैं सरकार के लिए कह रहा हूं, और फिर कैंसिल कर दिया। ये भी एक बेवकूफी है, प्रशासनिक बेवकूफी है, बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन उसी के साथ साथ कर्नाटक पर चुप्पी। अब मैं अगर खोजूं, और आपने जब ये कहा, मैंने भी लगातार ये सवाल उठाया कि साहब
कांग्रेसी को सिस्टम इस पूरे आंदोलन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा, कोई भी पक्ष क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा? तो फिर दो बातें मेरे अंदर आती हैं। क्या ये प्रायोजित है, पहली चीज, या ये वाकई में दर्द है जिसे सरकार को महसूस करना चाहिए और वो शायद नहीं कर पा रही है? लेकिन फिर मैं एक टेक्निकल चीज रखता हूं। जब 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो वहां पर इस पर स्टे देने के मंशा पर कहीं भी विरोध नहीं किया सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने। अब इसे क्या समझा जाए, इसे क्या समझा जाना चाहिए? क्योंकि देखिए, आमर्श में, रोष में और प्रधानमंत्री को गालियां, प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द, तरह तरह की चीजें, एक ब्लैकमेलिंग करने की, और कुछ इंडिविजुअल्स की वो हरकतें, वो चाहे अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हों, वो चाहे अपने आप को किसी सेना का सेनापति कहते हों, वो चाहे कोई भगवा कपड़े में नजर आ रहा है, वो चाहे कोई बिल्कुल उद्घोष करती हुई कोई बिल्कुल महिला एकदम रानी झांसी के वेश में घूम रही हैं। सवाल ये होता है कि क्या ये डिप्लॉयमेंट है या स्वतःस्फूर्त है या कुछ निजी लोगों का स्वार्थ है, नेतागिरी चढ़ी हुई है और नेता बनने का जुनून, और इस सब के पीछे सबक सिखा देंगे, भले अपनी ऐसी तैसी हो जाए, जो व्यालोक जी आपने कही। ये क्या है, जरा चलिए इस मुद्दे पर चलते हैं। बाकी प्रशासनिक अक्षमता है, ये हमने पहले ही कह दिया, या तो आपको परमिशन देनी नहीं थी, अगर आपने दे दिया तो बिना मतलब आपको ये कैंसिल करने नहीं देना था। जाके कुछ लोग रोते, आमर्श करते, सबको हक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपने क्यों रोकी, उस पर तो मैं आपके खिलाफ रहूंगा ही रहूंगा, अंतिम दम तक रहूंगा। लेकिन व्यालोक जी जरा बताइएगा, डिप्लॉयमेंट है या स्वतःस्फूर्त है या कुछ लोगों को नेतागिरी चढ़ी है और नेता बनने का फिराक? तीनों है। जिस वक्त हम लोग ये बात कर रहे हैं, आधे पौन घंटे बाद रिजल्ट सामने आ जाएंगे, कितने लोग जुटे हैं, क्या जुटे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अगर वो करेंगे तो पुलिस भी उनको कुछ करेगी नहीं। तो पहली बात तो ये है कि स्वतः स्फूर्त अगर है तो दिख जाएगा कितने लोग दिल्ली की सड़कों पर आए हैं। इंगेजमेंट वाला जो मामला है, डिप्लॉयमेंट वाला जो मामला है, उसके चूंकि मेरे पास सबूत नहीं है और मेरे अंदर की पत्रकारिता बची हुई है, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेतागिरी का तो भाई है, अचानक से एक मिश्रा जी पैदा हो जाते हैं वहां मध्य प्रदेश में, वकील साहब। अलंकार, नेता अलंकार पैदा हो नहीं, जाते हैं उन पर आएंगे। पहले तो मिश्रा जी पैदा हुए ना। यस यस। अचानक से पैदा हो गए, कहे कि नहीं, अब स्वर्णों को एकदम भांप लेना है। उसके बाद अग्निहोत्री साहब, फिर से बाभन। मतलब आइए, जात खेलिएगा तो मुझसे गंदा नहीं खेल सकेंगे आप, क्योंकि मैं जेएनयू का प्रोडक्ट हूं। मुझसे घटिया जात आप खेल ही नहीं सकते हैं। मैं उस भट्टी से निकला हुआ हूं। तो दोनों बाभन। यूपी में चुनाव है, जबरदस्ती योगी जी की जाति खोज ली है लोगों ने, ठाकुर बाभन कर दिया है। तो मैं तो ये मान रहा हूं कि ये बाभन लोग षड्यंत्रकारी हैं, बाभनों का षड्यंत्र है कि योगी जीवा को हराओ, ठाकुर बाभन करो, 12% या 10% जो भी बाभन है यूपी का, वो योगी जीवा के खिलाफ हो जाए और उसके बाद ये करो। क्यों सारे के सारे बाभन ही तुम लोग पैदा हो रहे हो भाई? काहे नहीं कोई क्षत्रिय पैदा हो जा रहा है? काहे नहीं कोई वैश्य पैदा हो जा रहा है? काहे नहीं कोई ओबीसी पैदा हो जा रहा है? नहीं, ऐसा क्यों? अरे ऐसा क्यों? वो करणी सेना वाले, वो जो बड़ा एक मतलब पता नहीं किस पार्टी से आएंगे उस पर, करणी सेना पर तो अभी बहुत मजेदार आएंगे। ये 3 घटनाएं देखिए, सब जगह ब्राह्मणों ने इनकैश किया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार के खिलाफ अंड बंड चल ही रहा है। आप फैक्ट चेक करने जाइएगा तो पता चलेगा कि 99% पूरा है। 70% बढ़ा दिया रे, तो हाई कर दिया। अरे भाई,
एक बार चेक तो कर लो, इतनी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास आ रही है, तुमको पता नहीं चल रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। मोहन यादव ने बढ़ा दिया है 70%, कि मोहन यादव ने उल्टा काम किया है और तुम गरिया रहे हो उसको। तुम प्रधानमंत्री की जाति खोज लाए। कल तक जो तुम्हारा हिंदू हृदय सम्राट था, मैं कहूं वो शब्द मैं नहीं कह सकता हूं जो तुम लोगों ने। नहीं मैं कहूंगा, नहीं मैं कहूंगा, आज वो तेली हो गया, शर्म नहीं आती हमें, आज वो तेली हो गया, शर्म आती, तो आगे बढ़, शर्म आनी चाहिए। अब जी। जरा करनी सेना पर आते हैं। इन बालकों की जब पिटाई हुई थी पिछली बार, तो आपको याद होगा ये लोग दुम दबा के भाग गए थे। इनके मसले क्या होते हैं? पूरे मिथिलांचल में क्रिश्चियन मिशनरीज का जाल बिछा हुआ है। वहां ये हरामखोर, नमक हराम, हाँ करनी सेना वालों तुमको कह रहा हूं, नमक हराम, हरामखोर तुम लोग हो। किस लिए आए थे एक बार बिहार, आपको पता है? एक गांव है मधुबनी के पास, उसमें किसी ब्राह्मण घर के साथ SC ST का कुछ विवाद हो गया था। ये वाला नहीं जिसमें पूरे गांव को भाई लोगों ने SC ST एक्ट में नामजद कर दिया, ये कांड नहीं था, 2 साल पहले वाला। तब ये भाई लोग आए थे और गांव वालों ने इनको भगा दिया था कि चलो यहां से निकलो। जब दिन रात बेटियां सूटकेस में पैक हो रही हैं, तब तुम तब नहीं कहां जाते चले? हैं ये, तब नहीं जाते, ये ईसाइयों के तरुण बीच में नहीं जाएंगे। ये तरुण गर्ग, पंजाब का टिकट, हाँ पंजाब का टिकट इनके लिए नहीं कटेगा जहां पर कन्वर्जन हो रहा है। ये मजहबी मामलों में नहीं पड़ेंगे, ये कभी नहीं जाते। हाँ तरुण जहां पर गर्ग, हिंदुओं के बीच में अगर बांटने काटने की बात हो तो यहाँ घुस जाते तरुण मारा गया, कितने करनी सेना वाले गए? हैं। एक यस। सोशल मीडिया मैसेज भी नहीं, एक QR कोड भी नहीं। सलीम वास्तिक से कितने लोग मिलने गए? उनका स्वागत करोगे ना? एक जितेंद्र त्यागी को तो तुम लोगों ने भगा ही दिया लगभग, बेचारे कहाँ हैं कैसे हैं, जबकि वो आए थे तुमसे मिलने, तुम्हारे गले लगने। इन सब बातों पर हमारे यहाँ के महंत, हमारे यहाँ के मठाधीश, हमारे यहाँ के सेना वाले, हमारे यहाँ के एना वाले, हमारे यहाँ के फलाना वाले, ढिमाका वाले, स्कोडा वाले, लहसुन वाले, किसी को कुछ नहीं सोचना है। ठीक बात, ठीक बात। संकट कितना गहरा है, सभ्यता का युद्ध चल ये रहा बड़ी, है महाराज, ये बड़ी बात। और आप जात जात खेल रहे हैं, जात खेलेंगे आप। अब मैं कहता हूं, सुनिए अवनीश जी, मैं कहता हूं कि 80% आरक्षण करो, कर दो यार। जब तुम्हारा संविधान उसकी इजाजत दे रहा है, जब तुमने वही नेतागिरी का प्रकल्प चुना है, तो करने दो ना यार। और नहीं तो फिर मूल पर आघात करो, मूल पर बात करो ना, कि इस संविधान ने कैसे हिंदुओं को 8वें दर्जे का नागरिक बना के रखा है, कैसे हमारे मंदिर छूटेंगे, कैसे समानता आएगी। तो तुम तो और आग को भड़का रहे हो। वो राम को गाजे बाजे के साथ ले जा रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं बाबा डॉक्टर की फोटो के साथ, और तुम उनको अपमानजनक संबोधन देकर, घटिया गालियां देकर, प्रधानमंत्री को जब तुम जाति सूचक वाक्यों से संबोधित करते हो, तो ये समझ में आता है ना कि पिछले 10 साल का तुम्हारा समर्थन बेभाव नहीं था, जात पर आधारित। बिल्कुल अंत में बिल्कुल तुम्हारा मवाद बाहर आ गया। जी बिल्कुल। दर्शकों, बड़ा खतरा जब सामने हो तो इस तरह की चीजें ऐसे ही देखी जानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आज की इस चर्चा में आप कई सवालों का जवाब हम देने की कोशिश की है लगातार। मेरा अब भी वो सवाल है कि अगर आपने परमिशन दे दिया था तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके तहत आपको परमिशन अंतिम समय में वापस नहीं लेनी थी। ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बेवकूफी है, ये मैं अब भी कह रहा हूं। दूसरी तरफ मैंने जो पॉइंट उठाया कि अगर 19 तारीख को इस पर अगली सुनवाई है तो 8 मार्च को महफिल सजाने की आवश्यकता क्या है। तीसरी चीज कि हमें सावधान रहना है और सरकार को सुनाते रहना है। सुनाइए, बिल्कुल, सवाल पूछिए, सब करिए,
लेकिन अपने दोनों हाथों में कुल्हाड़ी लेने का प्रयास कभी हमें नहीं करना चाहिए। और जरा जोश वाले नारों में थोड़ा सा धीरज रखिए, वरना एक्सपोज हो रहे हैं हम, ये नहीं होना चाहिए। तो यूजीसी के विरोध प्रदर्शन पर जो कुछ भी प्रशासनिक बेवकूफी मैं उसे कह रहा हूं, वो भी आपके सामने हमने रख दिया। ये डिप्लॉयमेंट है या स्वतःस्फूर्त है, व्यालोक जी ने कहा आज पता लग जाएगा। और तीसरा, अगर कुछ मुट्ठी भर लोग, उनका अगर निजी स्वार्थ है तो उनके झांसे में भी नहीं आना है, बाकी अपने सवाल उठाते रहना है। प्रारब्ध के मंच पर शुरू से यूजीसी का यही स्टैंड रहा है, यूजीसी पर यही स्टैंड हमारा रहा है। और एक संकेत आपके सामने छोड़ के जाता हूं कि अगर सरकार की मंशा वाकई प्रताड़ित करने वाले इस कानून के साथ या इस प्रोविजन के साथ ही थी, तो सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? या संकेत ये काफी नहीं है? लेकिन फिर भी ये मुद्दा बिना मतलब एक बार फिर चर्चा में लाने के लिए, बनाने के लिए, पसड़ फैलाने के लिए, रायता फैलाने के लिए सरकार की परमिशन देने के बाद परमिशन वापस ले लेने वाली प्रशासनिक बेवकूफी एकमात्र जिम्मेदार है। तो सोचिए, स्वविवेक का इस्तेमाल करना है हमें और अपने लिए कोई आत्मघाती कदम नहीं उठाना है, कोई ऐसी सोच नहीं पैदा करनी है और उसे नहीं फैलानी। तो इसी के साथ अगर आपको उचित लगे कि इस वीडियो को आगे बढ़ाना चाहिए तो इसे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री।